हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम साउंड पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, साउंड पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन आप कह सकते हो। तो अगर कोई बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स आ रही हैं और जो हमारे ईयर ड्रम के अंदर जाकर उस ईयर ड्रम को डैमेज कर रही हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं साउंड पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव जो होगी वो पोल्यूशन कॉज करेगी या कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव जो होती है वो नॉर्मल होती है, वो हम देखते हैं एक बार। तो देखो, साउंड को मेजर करने की जो यूनिट होती है वो होती है डेसिबल। क्या होती है? डेसिबल। 30 डेसिबल जो होती है वो विस्परिंग साउंड होती है। मतलब जैसे आप कानाफूसी करते हो, कान में अगर बात करते हैं, तो जो 30 डीबी साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है विस्परिंग साउंड। मीन्स आप सिर्फ बड़बड़ा रहे हो या आप किसी के कान के पास जाकर बात कर रहे हो। नेक्स्ट है 60 डीबी। नॉर्मल जो साउंड होती है वो 60 डीबी होती है, जो कि ऑडिबल होगी। उसके बाद 80 डीबी जो होगी वो भी टॉलरेबल होगी, मतलब उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जैसे हम बात करते हैं 100 डीबी ट्रैफिक साउंड होती है। जैसे आप रोड पर चल रहे हो तो वहां पर जो ट्रैफिक साउंड होती है वो लगभग 100 डीबी होती है। अगर इस 100 डीबी से ज्यादा की साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वो कहलाएगी क्या? पॉल्यूटेड साउंड। ठीक है, वो पॉल्यूशन कॉज करेगी मोर देन 100 डीबी। जैसे लाउड स्पीकर बज रहा है या आप किसी पार्टी में जा रहे हो, वहां डीजे बज रहा है, तो वो क्या करेंगे? 100 डीबी से ज्यादा के साउंड प्रोड्यूस करेंगे एंड दिस साउंड कैन कॉज साउंड पोल्यूशन। क्लियर? तो ये वाली जो हमने रेंज बताई है वो आपको याद रखनी है कि जो 80 डीबी होता है वहां तक हम टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा 100 डीबी, 120, 150 डीबी की जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो पॉल्यूशन कॉज करेगी। क्लियर? इसके बाद भाई पॉल्यूशन के जो साउंड पॉल्यूशन हो रही है उसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, अभी बताया हमने लाउड स्पीकर मतलब जैसे कोई इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले पब्लिसिटी होती है तो वो लोग लाउड स्पीकर का बहुत यूज करते हैं। कोई रैली हो रही है या कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसके अंदर जो लाउड स्पीकर यूज हो रहे हैं वो पोल्यूशन कॉज करेंगे। नेक्स्ट है जो मशीनें होती हैं, मशीन्स जो होती है वो भी बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो फैक्ट्री के आसपास जो होगी, जहां पर साउंड प्रोड्यूस हो रही है, मशीन जहां चल रही है, वो साउंड पोल्यूशन करेगी। ठीक है, उसके बाद जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे पिस्टल है या जो बंदूक होती है वो है गन, या फिर जो बॉम्ब्स होते हैं वो क्या है? डिफेंस इक्विपमेंट्स है। और जब वो चलेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में साउंड प्रोड्यूस होगी एंड दिस इज साउंड पोल्यूशन। इसके अलावा एग्रीकल्चर में जो आप मशीन्स यूज करते हो, एग्रीकल्चर में मशीन्स जो थ्रेशिंग मशीन्स होती है या जो हार्वेस्टर्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, वो सब क्या करेंगे? साउंड पोल्यूशन कॉज करेंगे। कहीं पर क्रैकर्स यूज हो रहे हैं, जैसे कोई फेस्टिवल है या फिर कोई शादी है तो उसमें क्रैकर्स यूज करते हैं, वो भी साउंड पोल्यूशन कॉज करेंगे। इसके बाद जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है या फिर जो बुलडोजर्स होते हैं, स्टोन ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं, ये सब पोल्यूशन कॉज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इस साउंड पोल्यूशन का या नॉइज पोल्यूशन का अफेक्ट क्या होगा। तो सबसे ज्यादा हमारी जो जनरल हेल्थ होती है उसके ऊपर क्या अफेक्ट होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अगर आप बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड को सुन रहे हो लगातार, तो क्या होगा? आपको
हेडेक हो जाएगा। नॉर्मल है ये, तो हेडेक होना नॉर्मल है। अगर आप बहुत ज्यादा देर तक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को फेस कर रहे हो तो आपको हेडेक हो जाएगा। उसके बाद हाई बीपी, हाइपरटेंशन हो जाएगी। और अगर हाइपरटेंशन हो रही है तो क्या होगा, अल्टीमेटली द हाई बीपी और हाइपरटेंशन अफेक्ट आवर हार्ट एक्टिविटी और कार्डियक एक्टिविटी। तो आपकी जो हार्ट की एक्टिविटीज होंगी वो अफेक्ट होंगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा हाई लेवल की अगर आप साउंड को सुन रहे हो तो जो हमारी क्या होगी, हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस प्रॉब्लम हो जाएगी या एनएक्सिएटी बढ़ जाएगी। एनएक्सिएटी एंड स्ट्रेस। कई लोगों को क्या है, साउंड वेव्स अगर ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं तो उनका जी घबराने लगता है। ठीक है, तो वो मतलब क्या होगा, वॉमिटिंग जैसी कंडीशन उनके साथ हो सकती है या उनको जी घबरा सकता है। ये सब नॉर्मल प्रॉब्लम्स है। ठीक है। उसके बाद है, ये सब हो गए अफेक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर। ठीक है। अब क्या है, जो साउंड पोल्यूशन है या नॉइस पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। भाई मशीन जो है वो चलनी जरूरी है, मशीनों को तो हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम लाउड स्पीकर्स या डीजे जो है उनको हम बैन कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये कोई जरूरी नहीं है, इनके बिना भी हो सकता है, काम चल सकता है। पैम्पलेट्स बांट लो आप, या आप वैसे आप किसी इंडिविजुअल मीट कर लो घर घर जाकर। आपको रैली के अंदर लाउड स्पीकर्स यूज करना कोई कंपल्सन नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, तो इनको आप बंद कर सकते हो, इनके ऊपर आप बैन लगा सकते हो। दूसरा, ग्रीन मफलर या एफॉरेस्टेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे ताकि जो साउंड वेव्स होंगी उनको जो प्लांट्स होंगे वो एब्जॉर्ब कर लें या उस साउंड को सीधा हमारे तक नहीं आने दें। ठीक है, तो हम ग्रीन मफलर या एफॉरेस्टेशन को अप्लाई करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो साउंड हो वो एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ एनवायरमेंटल एक्ट की। तो सबसे पहला एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये मैंने बताया था, शायद बताया था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट की आपको डेट याद रखनी है, कभी कभी आ सकता है। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1988 में 81 में एयर पोल्यूशन आया था। उसके 7 साल बाद जो एयर पोल्यूशन था उसके अंदर ही नॉइस पोल्यूशन को इंक्लूड किया गया था 1988 में। ठीक है, अमेंडमेंट थी वो उस एक्ट की। उसके बाद वाटर एक्ट था, वाटर को पॉल्यूट होने से बचाने के लिए, वाटर को जो पोल्यूशन हो रहा है उसको बचाने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए। ये एक्ट कब लागू किया गया था? 1974 में। वाटर एक्ट 1974 में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन 68 था भाई, 1968 में। इसके बाद एयर एक्ट था। एयर एक्ट मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था। एयर एक्ट कब बताया था? 1981। ठीक है, 1981 में एयर एक्ट पास किया गया था। इसके 6 साल बाद इस एक्ट के साथ में साउंड पोल्यूशन को भी इंक्लूड किया गया था 1986 में। साउंड पोल्यूशन को मतलब इसकी अमेंडमेंट थी वो 1986 में, और इसके अंदर क्या था, नॉइस पोल्यूशन को भी इंक्लूड किया गया।
ठीक है, तो ये रही हमारी बात। ओके, इसके बाद हमें कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज और बचते हैं हमारे, उनके ऊपर और बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये है हमारी अर्थ, ये है सन, ठीक है। यहां से रेडिएशंस आ रही हैं, ये रेडिएशंस क्या होंगी, टकराकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, टकराकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी गैसेज एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होंगी जो इन गैसेज जो हमारे फोटॉन्स आ रहे हैं या रेडिएशंस आ रही हैं, इनको रिफ्लेक्ट होने की बजाय इनको एब्जॉर्ब कर लेंगी। और जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेंगी तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो कौन सी ऐसी गैसेस होंगी यहाँ पर, कुछ पर्टिकुलर गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाएंगी। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, तो आपको ये वाली बतानी है, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, तो मैं यहाँ पर NXO लिख देती हूँ, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे तो N2O, NO2, NO3, इसमें ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं नॉर्मली। अगर हमसे स्पेसिफिकली पूछा जाए तो हम यहाँ पर N2O बताएंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सबसे मेजर ग्रीन हाउस गैस होती है, 60% कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद जो मीथेन होती है वो 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% एंड दिस इज 6%। तो ये जो गैसेस होंगी इनको बोलेंगे ग्रीन हाउस गैसेस। और ये गैस जो होती है ये क्या करती हैं, ये इस जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं उनको ट्रैप कर लेंगी, और जो अर्थ होगी उसका टेम्परेचर बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ग्लोबल मीन्स ग्लोब, एंटायर अर्थ, एंड वार्मिंग इज द इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर। तो if there is an increment in temperature of whole earth, it is called global warming. Clear? Global warming and greenhouse effect, both the topics are interconnected and interrelated. ठीक है। क्या होता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो हमेशा खराब नहीं होता। कई बार हमने देखा होगा कि गार्डन्स में या हम फील्ड्स के अंदर क्या करते हैं, एक ग्रीन कलर का कवर लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे जो सन की रेडिएशंस आ रही है वो वहीं पर ट्रैप हो जाएंगी और टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। जैसे हमने सर्दियों में कोई क्रॉप लगाई है ऐसी जिसको कि गर्म एनवायरनमेंट चाहिए, तो क्या करेंगे, वहां पर एक ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ग्रीन हाउस शेल्टर बनाएंगे वहां पर, ताकि जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया जा सके। इसलिए अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ऑलवेज हार्मफुल होता है, तो हम बताएंगे नहीं, इट इज यूजफुल टू ग्रो फॉर द ग्रोथ ऑफ सम प्लांट्स, सम वेजिटेशंस। ओके, तो ये हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग हो गई। इसके बाद एक मेजर इफेक्ट और आता है, हमने बहुत सुना है, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन होल। तो देखो, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का पतला हो जाना। ओजोन कैसे बनती है, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, इससे बनेगी O3 और दिस इज आवर ओजोन। ये ओजोन कहां पर होती है, स्ट्रेटोस्फियर में,
ठीक है। अर्थ के ऊपर जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, अर्थ एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं, तो उनमें जो स्ट्रेटोस्फीयर नाम की लेयर होती है उसके अंदर ओजोन पाई जाती है। ये ओजोन कैसे बनती है? ओजोन जो होगी वो बनती रहेगी और टूटती रहेगी। मतलब जब नेसेंट ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल से मिलेगा तो O3 बनेगा, जिसको हम ओजोन बोलते हैं। ठीक है। ओजोन जो होगी उसकी कंटिन्यूअस ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन चलती रहेगी। जैसे ही ओजोन, जैसे मान लीजिए ये वाली हमारी ओजोन लेयर है, अब यहाँ पर O3, O2, O1 सब मिलेगा, O3 भी मिलेगा, O2 भी मिलेगा और नेसेंट ऑक्सीजन भी मिलेगी। जहां पर O3 का लेवल बिल्कुल कम हो जाए, मतलब O2 और O ही हो बस वहां पर, तो वहां से जो ओजोन जो होगी वो डिप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और उसको बोलेंगे हम ओजोन होल। होल का मतलब ये नहीं है कि वहां पर कोई छेद हो गया है। होल का मतलब ये है कि वहां पर थिनिंग हो गई है उस लेयर की, वो लेयर जो है वो उसकी जो थिकनेस है वो कम हो गई है। और ये कहाँ पर है? सबसे ज्यादा अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल है, बहुत बड़ा, लगभग 15 से 20 किलोमीटर बड़ा है और अभी भी वो बढ़ता जा रहा है। तो जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है या ओजोन लेयर जो थिन होती जा रही है वो किसकी वजह से हो रही है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की वजह से। ODS, ODS की फुल फॉर्म ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो होंगे वो क्या करेंगे? सीधा जाकर ओजोन को ब्रेक करेंगे, मतलब जो O3 होगा उसको ब्रेक कर देंगे O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। ठीक है। तो जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनमें मेनली आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो रेफ्रिजरेटर्स में और AC में यूज होता है। ठीक है। या फिर जो पेंट के डिब्बे होते हैं, पेंट के डिब्बों के अंदर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है। तो अभी हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ ऐसे एक्ट चलाए हैं जिनकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिड्यूस करने का सोचा गया है। ठीक है। क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है सबसे ज्यादा ओजोन डिप्लीशन यही करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है एसिड रेन। ये भी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, एसिड रेन। नॉर्मल रेन हमने सुनी है। एसिड रेन में क्या होगा? पानी के साथ में एसिड आएगा, और वो एसिड कहाँ से है? वो हमने ही दिया है वो एसिड। तो देखो क्या होता है, हम जो फैक्ट्रीज होती है उनसे क्या क्या निकल रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकल रहे हैं। ठीक है। क्या होगा? जैसे ही ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या सल्फर ऑक्साइड जो होंगे वो वाटर के साथ मिलेंगे तो क्या बनाएगा? ये तो बनाएगा नाइट्रिक एसिड, और ये बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड और ये हो गया नाइट्रिक एसिड। भाई जो बादल होते हैं या क्लाउड्स होते हैं उनके अंदर क्या होगा? वाटर होगा। अब हमारी अर्थ पे से क्या जा रही है? हार्मफुल गैसेज, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स। वो वाटर के ड्रॉपलेट्स के साथ या वाटर के वेपर्स के साथ मिलकर एक रिएक्शन करेंगे जिसकी वजह से नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। इस सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का ये मतलब क्लाउड्स के अंदर डिपॉजिट होते रहेंगे। जैसे ही रेन आएगी उस रेन के साथ ये जो एसिड होगा वो अर्थ की सरफेस पर आएगा और इसको बोलेंगे एसिड रेन। ठीक है। ये जो एसिड होता है वो दो टाइप से डिपॉजिट हो सकता है। ठीक है। एक तो ड्राई डिपोजिशन होगा और एक होगा वेट डिपोजिशन। ठीक है। अगर ड्राई डिपोजिशन की बात करते हो आप तो SO2, NO2, ठीक है, या फिर SO4 की फॉर्म में ये हो सकता है। जबकि अगर आप वेट डिपोजिशन की बात करो तो वेट डिपोजिशन में सीधे आपके ये एसिड्स ही आएंगे, H2SO4, HNO3, ये जो होगा वो वेट डिपोजिशन में आएगा। ठीक है।
कहते हैं ना पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए, तो वो क्यों नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि वो एसिड रेन होती है, उसके साथ एसिड आता है, वो एसिड सारा अर्थ पर आकर एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम बारिश होगी तो वो बिल्कुल फ्रेश वाटर आएगा। ठीक है, जो एसिड रेन होती है उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक तो अगर उस एसिड रेन में आप नहाओगे तो आपको एलर्जी हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो संगमरमर होता है उसको एसिड जो होता है वो खराब कर देगा। जैसे ताजमहल सुना होगा आपने, ताजमहल के ऊपर एसिड डिपॉजिट होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो ताजमहल बिल्कुल व्हाइट हुआ करता था अब वो येलोइश कलर का होता जा रहा है। ठीक है, तो एसिड रेन जो है वो एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है एंड दिस इज कनेक्टेड विद एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन में ही तो होता था SO2 और NO2, तो ये जब वाटर के साथ मिलेंगे तो ये एसिड रेन कॉज करेंगे। नेक्स्ट है, अब इसमें बस लास्ट बच रहा है, कुछ प्रोटोकॉल्स हमें बताने होते हैं और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मैं 2-3 बता देती हूँ। सबसे पहला था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था 1987 में आया था। इसमें क्या थे, 27 कंट्रीज ने साइन किए थे इस पर, और उन्होंने क्या, जो ओजोन डिप्लीशन हो रही है उसको रोकने के लिए उन्होंने प्लेज किया था, शपथ ली थी कि जो ओजोन डिप्लीट हो रही है उसको हम बचाएंगे। नेक्स्ट है अर्थ समिट। इसमें मेन क्वेश्चंस इन्हीं पर आते हैं जो मैंने कौन से एक्ट बताए थे, एनवायरनमेंट एक्ट, एयर एक्ट या वाटर एक्ट, या फिर ये प्रोटोकॉल्स या समिट जो थे। तो जो अर्थ समिट है वो 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में। इसमें क्या था, जो ODS हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेन, उनको कम करने का सोचा गया था। ठीक है, मतलब इसमें भी बहुत सारी कंट्रीज ने साइन किए थे और उन्होंने ये प्लेज किया था, ये शपथ ली थी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको हम, उसका जो एमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करेंगे। थर्ड इसमें प्रोटोकॉल था एक क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको रिड्यूस करने का प्लेज किया गया था। ठीक है, तो एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, उसके बाद इसके 5 साल बाद 1992 में अर्थ समिट, और इसके 5 साल बाद क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हमें याद रखना है 87, 92, 97। ठीक है, इन सब में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का की प्लेज ली गई थी, और इस पर बहुत सारी कंट्रीज ने साइन कर रखे हैं इन पर। तो इन्होंने क्या किया था, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ये समिट्स या ये प्रोटोकॉल्स अपनाए थे। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो वो आप बता देंगे कमेंट सेक्शन में, मैं वो अगले लेक्चर में डिस्कस कर दूंगी। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, थैंक यू।